करगिल विजय दिवस, रजत जयंती समारोह पूरा भारत के लिए आज बड़ा दिन है, हर भारतीय के लिए फ़ख्र का दिन है। बहुत बड़ा आयोजन आज हुआ है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में हमको नहीं भूलना चाहिए कि इन 25 सालों में जो 1999 में देखा गया और आज 2024 में जो देखा जा रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें बदली हैं, कैसे हमने 1999 की जीत हासिल की और आज 2024 में भारतीय सेना इस भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ उसकी ताकत दिखाई देती है, खासकर चीन के एक तरफ है और एक तरफ पाकिस्तान है। इन तमाम पहलुओं पर बात करते हैं मेरे साथ मेरे दो एक्सपर्ट मौजूद हैं। विष्णु सोम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विष्णु सोम को आप लगातार देखते रहते हैं, NDTV 24/7 पर 25 साल से लगातार काम कर रहे हैं, करगिल वॉर कवर किया है। आज इसके सिल्वर जुबली फंक्शन के लिए भी हम लोग यहाँ मौजूद हैं। राजीव रंजन हमारे साथ हैं, डिफेंस बीट कवर करते रहे, पूरा कई सालों से करते रहे और वतन के रखवाले नाम की सीरीज़ को उन्होंने अपना कॉपीराइट बना के रखा हुआ है। राजीव हमारे साथ है। शुरुआत करना चाहूँगा विष्णु आपसे। 25 साल हो गए, हम लोग फैमिली से मिले इन 2-3 दिनों में, काफ़ी इमोशनल पल थे। अब मुझे याद है आपका इंटरव्यू विशाल बत्रा के साथ, वो इमोशनल हो गए। जनरल मलिक से बात की, मेजर जनरल सचिन मलिक से बात की। आपके लिए सबसे हाई पॉइंट क्या रहा इस विज़िट का? ये देखिए, मेरे लिए भी ये काफ़ी इमोशनल विज़िट है। 25 साल पहले मैं एक युवा पत्रकार यहाँ था और यहाँ जो हमने देखा था वो आप मतलब डिस्क्राइब करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। बहुत बमबारी चल रही थी, आर्टिलरी शेलिंग, हम भी भारतीय फ़ौज, हमारे फ़ौज भी अटैक कर रहे थे। काफ़ी यंग सोल्जर्स मारे गए थे, वहाँ किल्ड इन एक्शन थे और ये चलता रहा। और उस टाइम हमें पता नहीं था कि कितना दिन चलेगा। 25 साल बाद उन शहीद जवान और अफसरों के माता पिता, उनके भाइयों बहनों, उनके वाइफ्स को मिलना काफ़ी कठिन रहा। क्यों? और मैं लास्ट 25 साल के लिए काफ़ी फैमिलीज़ के साथ मुलाकात रख चुका हूँ, बात करता रहता हूँ, मिलता हूँ। कभी कभी वो जब भी मैं उनके घर जाता हूँ मुझे छोड़ते नहीं, कहते कि मैं हमारे साथ एक लंच या डिनर करो। कभी कभी मुझे कोई शर्ट दे के कहते कि ये शर्ट पहन लेना, ये हमारे और से एक गिफ्ट है और अगर साइज़ ठीक नहीं है तो उसको चेंज करना और पिक्चर भेजना, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आप ये शर्ट पहन रहे हो। तो उनसे फिर से मुलाकात हुई यहाँ लामोचन में। आप भी थे वहाँ, राजीव भी थे वहाँ कल रात। और हाँ, जनरल VP मलिक जो तब चीफ थे, कल शाम को भी फिर से उनसे मुलाकात हुई। एक अजीब कहानी ये है कि उनका, और ये कहानी नहीं है, ये सच है कि उनका बेटा जनरल सचिन मलिक अब GOC 8 डिव है। 8 डिवीज़न जो है इस पूरा इलाके का डिफेंस पे तैनात है और जनरल मलिक पहले खुद इस डिवीज़न को कमांड करते थे। वेरी गुड। राजीव, मैं आपको लेके आना चाहूँगा जी इस चर्चा में। 25 साल पहले हम देख रहे हैं कितनी कठिन पहाड़ियाँ हैं ये, और ये तो हम बहुत छोटा सा पहाड़ का टुकड़ा देख रहे हैं। पाकिस्तान हमसे कुछ ही किलोमीटर दूर है इस तरफ, मेरे बाई तरफ। उस वक्त में भारतीय सेना के पास तैयारी नहीं थी, लड़ने के लिए वैसा अनुभव नहीं था, सर्विलांस नहीं था, इंटेलिजेंस नहीं था, पता नहीं था कि ऊपर कितनी चोटियों पर कितने लोग बैठे हुए हैं। तो कैसे उस लड़ाई को भारतीय सैनिकों ने कामयाब करके दिखाया? देखिए, दुनिया के जो भी लोग जो है सैन्य इतिहास को पढ़ते हैं उनके लिए भी एक अबूझ पहेली है कि भारतीय सेना इस जगह पर आती है, द्रास में आती है, जहाँ का हाइट अगर बात करें तो 10,000 फुट के आसपास है। और जिस चोटी की हम बात करें, चाहे टाइगर हिल की बात करें, तोललिंग की बात करें, तो 14,000 फीट से 18,000 फीट पर है। और यहाँ अगर आप आते हैं, जैसे श्रीनगर से या कहीं से आप आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि तुरंत आके आप दौड़ना शुरू कर लीजिएगा। दौड़ना शुरू कर लीजिएगा तो आपका सांस फूलने लगेगा। मतलब आपकी बॉडी जो है, शरीर उसके मुताबिक अनुकूल होना चाहिए। तो जवान जो शुरू में जब आए थे उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जो पलटन यहाँ पर आई थी, शुरू में ये बताया गया था कि ऊपर पहाड़ियों पर 5 या 6 जो है पाकिस्तानी मुजाहिदीन बैठे हुए हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जब पढ़ते खुलने शुरू हुई तो उसके बाद लगा कि यहाँ लड़ाई कितनी जद्दोजहद है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊँ कि 18 ग्रेनेडियर्स के जो पलटन हुई थी, 22 दिन लगातार तोललिंग को घेर के बैठे रहे। उनके जवान जो है शहीद होते रहे, वीर गति को प्राप्त होते रहे, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। फिर उनका 18 ग्रेनेड के साथ मिला, टूर राजीव का साथ मिला और उसके बाद जो है तोललिंग की पहाड़ी पर जो है कब्जा चोटी पर आ गया। तो आप ये समझिए कि केवल मुझे जो लगता है, आपके पास उतने अच्छे हथियार नहीं थे, आपके पास जानकारी नहीं थी, आपके पास खुफिया जानकारी नहीं थी, आप ऊपर से देख नहीं सकते थे। आपके पास जो सबसे बड़ी चीज़ थी भारतीय सेना के पास, जोश और हौसला था कि हमें किसी भी तरह जीतना है। भले ही हमारा कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन हमें ऊपर जो है चोटी पर तिरंगा फहराना है। आप ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, एकदम सही कह रहे हैं राजीव। और देखिए, ये माउंटेन वॉरफेयर जो 25 साल पहले हमने देखा था वो कभी हुआ नहीं था। इस ऑल्टीट्यूड में 16,000, 17,000, 18,000, 19,000 फीट पे
हम नॉर्मल लोग जब ऊपर से मतलब प्लेन से आते हैं, ब्रीदिंग का कभी कभी दिक्कत होता है। आप सोच लीजिए 25 साल पहले हमारे सैनिक इस ऊंचाई पे लड़ रहे थे। उनके साथ उनके पास तब बेसिक हथियार थे। इंसास राइफल होता था उन दिनों, कुछ AK-47 भी होते थे, और बस वो चढ़ जाते थे वहाँ, और पाकिस्तानी फ़ौज ऊपर से शूट करते थे। जो लोग ऊपर थे उनका एक एडवांटेज होता था, ही हु होल्ड्स द हाइट्स कमांड्स द बैटल। तो हमारे फ़ौज तो मतलब उनके सामने जो उनका मिशन जो था बहुत ही कठिन था, और वो कर पाए। और इसलिए हमारे पास इतने ब्रेवहार्ट है, विक्रम बत्रा है, अनुज नायर है, सौरभ कालिया है, और काफ़ी ऐसे सैनिक हैं। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ज़रूर इन सैनिकों के बाद, इन अफसरों के बारे में बात करना चाहिए, पर आर्टिलरी शेलिंग जो हम कर रहे थे, हमारे बोफोर्स गन्स, हमारे 130 mm गन्स, उसके बिना ये जंग हम जीत नहीं पाते थे। तो आर्टिलरी का बहुत अहम रोल था कारगिल में। एक और चीज़ ऐड करना चाहेंगे कि पहाड़ी इलाके में अगर लड़ाई की बात करें, आप अगर नीचे माउंटेन वॉरफेयर की बात करें, कम से कम 1:9 का रेशियो चाहिए। मतलब ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और नीचे से 9 जवान चढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप द्रास की या करगिल के पहाड़ियों की बात करते हैं तो यहाँ पर रेशियो 1:9 नहीं चाहिए, आपको चाहिए 27 आदमी, करीब 27 जवान नीचे से चढ़ना चाहिए, तब आप ऊपर वाले का मुकाबला कर पाएंगे। ऊपर वाला इतना बेटा सारे मूवमेंट को कैच कर रहा है, और आप यूँ समझिए कि कह सकते हैं कि हाथी की तरह वो मसल रहा है, लेकिन उसके हमारे जवान जो है नीचे हैं, लेकिन उसके बावजूद चढ़ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। तो भारतीय जवान नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे थे, ऊपर पाकिस्तानी जो सैनिक थे, जो मुजाहिदीन थे, वो ऊपर से फायरिंग कर रहे थे, उनके पास पूरा असला मौजूद था। और ऐसे में भारतीय जो, जैसा कि विष्णु ने बताया कि जो भारतीय तोपखाने से जो तोपें चली, जो गोले चले, उसने बहुत अहम भूमिका निभाई। उसने उनका मोराल भी तोड़ा, उनको कंफ्यूज भी किया। और इन सब के बीच में मुझे विष्णु भारतीय वायुसेना के रोल का भी याद आता है। ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो चला, उसने भी इस वॉर को भारत के फेवर में टिल्ट करने में बहुत बड़ी मदद की। जी, और मेरा एक मतलब काफ़ी अहम रिपोर्ट ये रहा कि मैं भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमान पे तब फ्लाई किया था, रियर सीट पे। हम ये पूरा इलाके के ऊपर मतलब हमने कवर किया था एयरफोर्स का रोल। और एयरफोर्स के मिराज 2000 फाइटर्स ने पहले बार टाइगर हिल पे हमला किया। इंडिया की हिस्ट्री में पहले बार कॉम्बैट में लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स टाइगर हिल के ऊपर ड्रॉप किया गया था। और वो मिशन बहुत इम्पोर्टेंट था इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के जो पोस्ट्स बने हुए थे वहाँ, उसको हटाने के लिए हमारे कैजुअल्टी रेट, फौज के कैजुअल्टी रेट बहुत हाई हो जाता अगर वो एयर अटैक सक्सेसफुल नहीं होता। तो जब भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 पायलट्स और ये एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार, तब तो खैर स्क्वाड्रन लीडर थे, विंग कमांडर थे शायद, उन्होंने ये पहले मिशन पे ही सक्सेस उनका हुआ। और वहाँ और जो वीडियो हम सब ने देखा कई बार, वो स्टोरी मैंने भी ब्रेक किया था। मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में था और एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में था, किसी ने मुझे दिया, एयरफोर्स के एक अफसर ने, देखिए हमने एक हमला कर दिया है टाइगर हिल के ऊपर, और उसका ये वीडियो है, ये लेज़र गाइडेड, ये लेज़र डेजिग्नेटेड पॉड का वीडियो है, और आप देख लीजिएगा, ये लगता है कि आपका टीवी में चल जाएगा। तो हमने उस शाम को, तब उन दिनों क्या शायद एक आध बुलेटिन होते थे, तो हमने वो चलाया और पूरा लेज़र गाइडेड बॉम्ब हिट। और वहाँ आप देख सकते थे कि जिस सेकंड में वो बॉम्ब गिरा, एक पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ से मतलब निकलने की कोशिश कर रहे थे, उनके पोस्ट दिखाई दे रहा था, और वो एकदम ध्वस्त हो गया। तो हाँ, ज़रूर एयरफोर्स का रोल बहुत अहम रहा। और मंथो डालो जैसे पोस्ट, और भी पोस्ट, लॉजिस्टिक्स बेसिस, उनको अटैक किया गया। और जब वो लॉजिस्टिक्स बेस, जो पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट बेसिस थे, जब वो नष्ट हो गए, तब वो ये बैटल सस्टेन नहीं कर पाए। एक और चीज़ यहाँ ऐड करना चाह रहे हैं कि जब ऊपर जब हाइट के अटैक की बात कर रहे थे, हमारे जवानों को सावधानी किस तरह बरतनी पड़ रही थी। केवल एयरफोर्स जो अटैक कर रही थी या हेलीकॉप्टर अटैक कर रहे थे, उससे नहीं खुद को खतरा, बल्कि जो आर्टिलरी फायर जो हो रहा था, जो बोफोर्स गन जो है, जिसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही थी। अगर भारतीय सेना को 1999 में जीत मिली तो बोफोर्स तोप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और एक साथ पहली बार इस तरह हुआ कि एक साथ 100 तोप गोले फायर कर रहे हैं। अब मैं एक चीज दिखाऊं जी, जेवियर ऊपर जो हेलीकॉप्टर है, आप जरा उस पे फोकस कीजिएगा एक सेकंड के लिए, क्योंकि मैं कुछ बताना चाहूंगा जी। ये जो है, और राजीव को भी पता है, ये चिनूक, बिल्कुल सही कहा आपने, ये चिनूक हेलीकॉप्टर है। हाँ। और ये एक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जो
कारगिल युद्ध के टाइम हमारे पास नहीं बिल्कुल था। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तब हम मी-8 हेलीकॉप्टर लेके यहाँ आते थे और जी। वो भी बहुत मुश्किल होता था। अब ये हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर के नीचे एक आर्टिलरी कैनन बिल्कुल। M77 आर्टिलरी कैनन लेके जा सकते थे, किसी भी जगह इंस्टॉल करके फायरिंग वहाँ हो सकती बिल्कुल, थी। बिल्कुल। तो हम बात करते हैं नहीं, राजीव बिल्कुल, कि तब क्या था, अब क्या है, अब ये है, देखिए। बिल्कुल नहीं, जो पहले मैं नहीं उसी था। बात को खत्म कर रहा हूँ कि जो 100 तोप जो है तोलोलिंग की पहाड़ियों पर टाइगर हिल पर जो है फायर कर रहे थे, आप अंदाजा लगाइए कि अगर थोड़ा सा चूक होता तो बजाय पाकिस्तान के हमारे जवान का नुकसान हो रहा था। और किस तरह का एक तालमेल था उन दोनों के बीच में, और ऐसा नहीं था कि बहुत एक तार था, किस तरह से वाकी टाकी बहुत जो आज जो हाईटेक आप देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। किस तरह का तारतम्य बिठाया होगा, और केवल दिन में फायर नहीं हो रहा था, रात को फायर होता था, और इतना फायर होता था कि आप अंदाजा लगाइए कि 100 तोप के अगर गोले गिर रहे हैं, बोफोर्स तोप के पाकिस्तान को जो है भागने पर मजबूर होना पड़ा। ये जो आप पैशन देख रहे हैं ना दोनों की और बातों में, दिन को भी आर्टिलरी शेलिंग होता था राजीव। बिल्कुल दिन को, रात को बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, रॉकेट अटैक्स भी होते थे। बिल्कुल सही कह और रहे हैं। मैं आर्टिलरी शेलिंग दोनों साइड से होता था। हाँ। और हम जब रिपोर्ट करते थे, उन दिनों हमारे पास क्या था, ये लाल एनडीटीवी का माइक, एक शर्ट, तब ठंड होती थी और स्वेटर। इस साल काफी गर्मी है दिया, पर हमारे पीछे शेलिंग होता था, वो गिरता था, पहले हम एक्सप्लोजन देखते थे, फिर आवाज सुनाई देता था, और काफी पास थे हम लोग उस जंग में। किसी पत्रकार का सीरियस इंजरी नहीं हुआ, ये एक मिरेकल है, मैं कह सकता हूँ। ये जो आप पैशन देख रहे हैं ना विष्णु की बातों में, राजीव की बातों में, और यही एनडीटीवी को अलग करता है बाकी सब लोगों से, क्योंकि हम न सिर्फ खबर को जीते हैं बल्कि हम बताते भी हैं कि आपको खबर को किस अंदाज में देखना चाहिए, क्योंकि वो लड़ाई जो थी वो भारत की लड़ाई थी। पूरा भारत एक साथ मिलकर लड़ रहा था, और उसमें मीडिया के बहुत बड़ा अहम रोल था। विष्णु लगातार उसको कवर कर रहे थे, राजीव लगातार उसको फॉलो कर रहे इतने सालों से। वक्त की कमी है, माफ़ी चाहूँगा, आप दोनों ने बहुत अच्छी बातचीत की, थैंक यू सो मच। इतना ही वक्त मेरे पास था, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। कल राजीव ने एक इंटरव्यू किया था सूबेदार मेजर बीपी सिंह साहब का, जी, एम आई राइट? बिल्कुल। और उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, आपदा में अफसर, उन्होंने तब बिल्कुल ढूंढा सही कह था, रहे हैं, आपदा में अफसर जो इगला मिसाइल, सरफेस टू एयर की मिसाइल थी, उसको उन्होंने सरफेस टू सरफेस में अपनी तकनीक से, जिसको हम अपनी भाषा में जुगाड़ बोल देते हैं, उन्होंने वो तकनीक में चेंजेस किए और सरफेस टू एयर को सरफेस टू सरफेस बना दिया। और उसका नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान का न केवल बंकर तबाह हुआ, बल्कि पाकिस्तान के सैनिक मारे गए। एक और जुगाड़ तकनीक की बात कर रहे हैं, तो मैं विष्णु को इसमें शामिल करना चाहूंगा कि मिराज जिस तरह से बॉम्बिंग कर रहे थे, पाकिस्तानी पोस्ट पर कर रहे थे, उस समय फ्रांस ने सपोर्ट देने से मना कर दिया। भारत ने जो है जुगाड़ टेक्नोलॉजी बनाई, और एक इजराइल के साथ, बिल्कुल, और ये बताना पड़ेगा। और ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो है, पीछे पॉट जब लगाते हैं, बम लगाते हैं, अगर थोड़ा सा खतरा हुआ तो न केवल पायलट की मौत हो सकती है, जहाज क्रैश कर सकता है। तो उस जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है विष्णु बेहतर बता सकते हैं। नहीं, एकदम सही कहा आपने। जब हम इस ऑल्टीट्यूड में कभी लेजर गाइडेड बॉम्ब अटैक नहीं हुआ। लेजर गाइडेड बॉम्ब अटैक करने के लिए एक लेजर डेजिग्नेटेड पॉड चाहिए। हमारे पास जो फ्रेंच लेजर डेजिग्नेटेड पॉड था, वो इस काम के लिए कामयाब नहीं था। हाँ जी। तो इजराइल के साथ एक एसोसिएशन तब बन रहा था, और उन्होंने हमें मदद की। फ्रांसीसी मिराज 2000 विमान में इजरायली पॉड था, उसमें मेड इन इंडिया शायद बॉम्ब, यूएस बॉम्ब्स थे, यूएस बॉम्ब्स थे, उसमें एक लेजर डेजिग्नेटेड किट दिया गया और उसको पूरा इंटीग्रेट किया गया मिराज 2000 कॉकपिट के अंदर, और वहां से उन्होंने ये फायर किया और एक्यूरेटली हिट किया, और ये सब लेजर गाइडेड बॉम्ब हिट्स एक्यूरेट। ये सब भारतीय सेना ने मौके पर जो चौका मारा, जिसको कहते हैं बड़ा सिद्धू की भाषा में, सिद्धूइज्म में, वो करके दिखाया। थैंक यू विष्णु, थैंक यू राजीव, लवली टॉकिंग टू यू। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगता है, हमेशा की तरह। आई होप कि आप दर्शकों को भी समझ में आ रहा होगा, खासकर उन दर्शकों को जो मिलेनियल्स हैं, जिन्होंने 99 का वॉर तो नहीं देखा, जो आप वीडियो में देखते होंगे, किताबों में पढ़ते होंगे, बुक्स में देखते होंगे, उनको हम अपनी बातों के जरिए जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।